प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पीएम ने राजकोट में रोड शो किया। उससे पहले जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। जूनागढ़ से पहले प्रधानमंत्री गांधीनगर में थे। यहाँ उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसमें देश में बने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके बाद पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे दिखे। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात के सरकारी स्कूल सिस्टम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव के बीच कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को बड़े अंतर से हराया। 24 साल में पहली बार पार्टी को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की जगह लेंगे, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी के पद से हटने के बाद से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। 26 अक्टूबर से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकटों का ऐलान होते ही सीएम जयराम ठाकुर ने सिराज से पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के टिकट घोषित किए। एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट कट गए हैं। उधर कांग्रेस ने 46 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। जयराम ठाकुर के खिलाफ सिराज सीट से कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया। चेतराम ठाकुर इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद केजरीवाल के नए मंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आनंद का नाम भेज दिया है। राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था। राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा था। आनंद की पत्नी भी पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुकी हैं। राजकुमार आनंद भी राजेंद्र पाल गौतम की तरह जाटव समाज से आते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मजदूरों की हत्या के मामले में धरे गए आतंकी इमरान बशीर की दूसरे आतंकियों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान इमरान बशीर को लेकर छापा मारने गए थे। तभी एनकाउंटर शुरू हो गया और आतंकियों ने इमरान बशीर को गोली मार दी। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और मजदूरों के हत्यारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मनोज सिन्हा ने इशारों में फारूक अब्दुल्ला पर भी पलटवार किया और कहा कि इकोसिस्टम किस तरह से खत्म हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होगी। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दीपोत्सव को भव्य बनाने के निर्देश दिए। इस साल राम की पैड़ी में 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस साल 12 लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को राम लीलाओं के मंचन होंगे। पहले 11 झांकियां निकलती थी, लेकिन इस बार 14 झांकियां निकलेंगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम कथा पार्क का भी जायजा लिया और फिर राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों को देखने पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया। प्रयागराज में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, जिसमें सभी को काम और संसाधन मिल सके। उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण बताया। प्रयागराज में आरएसएस ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जनसंख्या समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि पेरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर भी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ बलात्कारियों ने पेरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। बिल्किस बानो रेप केस के गुनाहगारों की वक्त से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच बिल्किस बानो केस को लेकर सियासत भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी दीपक टीनू को पुलिस के स्पेशल सेल ने अजमेर के खीकड़ी से गिरफ्तार किया। दीपक टीनू पंजाब में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। गैंगस्टर टीनू की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। टीनू से स्पेशल सेल ने 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए। वहीं अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास टीनू एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की भूमिका अहम रही है। ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। महंगाई दर ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खाने पीने की चीजें सितंबर में 14.5% तक महंगी हुई हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के चलते गैस कीमतों में आई तेजी और सप्लाई चेन प्रभावित होने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हुआ है। फ्रांस में तेल संकट गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। तेल कंपनी टोटल में 21% तक तेल का उत्पादन गिरा है। वेतन बढ़ोतरी के लिए पिछले 1 महीने से टोटल कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आलम यह है कि देश भर के 30% पेट्रोल पंपों में तेल खत्म हो चुका है। ईरानी खिलाड़ी एलनाज रेकाबी के तेहरान पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रेकाबी ने खेल के दौरान हिजाब नहीं पहना था, जिसको लेकर जोरदार विवाद हुआ। तेहरान पहुंचने पर रेकाबी ने कहा कि जल्दबाजी में जूते पहनने और दूसरे गियर पहनने के कारण हिजाब पहनना भूल गई थी। बता दें कि रॉक क्लाइंबिंग खेल में हिस्सा लेने ईरानी खिलाड़ी दक्षिण कोरिया गई थी। दुनिया भर से प्रतिभा को लुभाने के लिए हांगकांग में नई वीजा नीति का ऐलान किया गया। ब्रेन ड्रेन पर रोक के लिए हांगकांग सीईओ जॉन ली ने 2 साल के लिए प्रतिभावान लोगों को देश में रहकर काम करने का मौका दिए जाने की बात कही। राजनीतिक कारणों से हजारों लोग हाल के सालों में हांगकांग छोड़ चुके हैं। किंग चार्ल्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग नीलाम की जाएगी। 2001 में किंग चार्ल्स ने बालमोरल पैलेस की तस्वीर की पेंटिंग बनाई थी। इससे पहले किंग चार्ल्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग 1700 पाउंड में नीलाम हो चुकी है। इस बार ये नीलामी एडिनबरा में होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन के 4 रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया, जिस पर रूस ने पिछले महीने अपना अधिकार का दावा किया। अपनी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए टेलीविजन पर टिप्पणी में पुतिन ने सरकार को यूक्रेन में युद्ध को और बढ़ाने के लिए रूसी इलाकों में सैनिकों की तैनाती के लिए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को एक विशेष समन्वय परिषद बनाने का भी निर्देश दिया। टर्की के राष्ट्रपति ने रूसी तेल गैस हब बनाने को सहमति दे दी है। एर्दोआन ने कहा कि अब यूरोप के देश टर्की से रूस के तेल और गैस खरीद सकेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कजाकिस्तान में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। पुतिन ने एर्दोगन को प्रस्ताव दिया था कि रूस तुर्की के माध्यम से अधिक गैस का निर्यात कर सकता है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता में उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूस के हमले किसी आतंकवाद से कम नहीं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रूस तेल और गैस को लेकर यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए ईयू देशों को तैयार रहना होगा। उत्तर कोरिया की सरकार ने दक्षिण कोरिया की तरफ आर्टिलरी फायरिंग बढ़ाने की बात कही। उत्तर कोरिया की ओर से कहा गया कि दक्षिण कोरिया की तरफ से होने वाले हमलों के जवाब में आर्टिलरी फायरिंग तेज की जाएगी। बुधवार को दक्षिण कोरिया की तरफ से फ्रंट लाइन के पास रॉकेट दागे गए थे। टैक्स में कटौती के अपने फैसले पर घिरी ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने संसद में दिए गए एक बयान में कहा कि वो मुश्किलों में पीछे हटने वाली नहीं है, वो एक फाइटर हैं। ट्रस ने कहा कि मैंने गलतियां की हैं, इसके लिए मुझे माफ करें। टैक्स कटौती के फैसले के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है।